नमस्कार विद्यार्थियों। स्वागत है आप सभी का फिर से डीपीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात कर लेते हैं क्या भील जनजाति के बारे में। पिछली क्लास में हमने बात कर लिया था कहाँ तक है, मीणा जनजाति तक। तो स्टार्ट करते हैं भील जनजाति के बारे में। तो हमारे पास आता है क्या भील जनजाति। भील जनजाति जो भील जनजाति है, इसकी जो उत्पत्ति हुई है वो किससे हुई है? तो भील जनजाति की उत्पत्ति जो हुई थी वो हुई थी वनपुत्र से। लेकिन सबसे पहले हम भील जनजाति का अर्थ समझ लेते हैं। तो इसका जो अर्थ है शाब्दिक अर्थ, शाब्दिक अर्थ, भील जनजाति का शाब्दिक अर्थ होता है तीर कमान। तीर कमान। अब इसकी जो उत्पत्ति हुई थी, भील जनजाति की जो उत्पत्ति मानी जाती है वो तीन व्यक्ति बताते हैं उत्पत्ति। एक तो बताते हैं कर्नल जेम्स टोड। कर्नल टोड। तो जो कर्नल टोड हैं वो बताते हैं कि भील जनजाति है ये वनों में उत्पत्ति हुई थी। इसलिए इन्होंने कर्नल टोड ने भील जनजाति को वन पुत्र की संज्ञा दी है। तो इन्होंने दी है वन पुत्र की संज्ञा। फिर हमारे पास आते हैं दूसरे रीजले व कुर्क। रीजले और कुर्क बोलते हैं कि जो भील जनजाति है ये द्रविड़ों से उत्पन्न हुई है। तो रीजले और कुर्क ये किसे मानते हैं? ये मानते हैं द्रविड़ों से उत्पन्न हुई है। द्रविड़ों से उत्पन्न। फिर आगे हमारे पास आते हैं कौन? थॉमसन। थॉमसन कहते हैं कि जो भील जनजाति है ये गुजरात से उत्पन्न हुई है। तो थॉमसन के अनुसार कहां से उत्पन्न हुई है? गुजराती से। ठीक है। तो ये तीन के अकॉर्डिंग हो गया है भील जनजाति की उत्पत्ति। इस थॉमसन की पुस्तक थी क्या? भीली व्याकरण, उसमें बताया है। तो मैं बता देता हूं इनकी जो पुस्तक है, क्या थी इनकी पुस्तक? भीली व्याकरण। भीली व्याकरण, इसमें बताया इन्होंने उत्पत्ति भील की। किसे? गुजराती से। अब जो भील जनजाति है ये क्या है? ये राज्य की सबसे प्राचीन जनजाति है। तो ये है राज्य की सबसे प्राचीन जनजाति। जो भील जनजाति है, भील जनजाति हमारे राजस्थान की दूसरी बड़ी जनजाति है। तो ये है राज्य की दूसरी बड़ी जनजाति। जो इसका क्षेत्र है, भील का क्षेत्र, भील जनजाति का जो क्षेत्र है वो क्या क्या है? तो ये पाई जाती है आपकी बांसवाड़ा में पाई जाती है। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, डूंगरपुर के अलावा ये पाई जाती है उदयपुर, भीलवाड़ा, वह सिरोही में पाई जाती है। अर्थात भील जनजाति का जो निवास क्षेत्र था वो सामान्यतः क्या है? दक्षिणी भाग होता है। और दक्षिणी भाग में क्या पाए जाते हैं? बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, भीलवाड़ा और सिरोही पाए जाते हैं। आगे देख लेते हैं कि जो भील जनजाति है इसका मेवाड़ राज में क्या मिलता है? जगह मिलती है। तो मेवाड़ राज में क्या मिलता है इसका? तो मेवाड़ राज चिन्ह में इसका उल्लेख मिलता है। तो इस मेवाड़ राज चिन्ह में एक तरफ तो है क्या?
राजपूत शासक और दूसरी तरफ था क्या, एक भील सरदार। तो इसमें था एक तरफ राजपूत शासक, वह दूसरी तरफ है, वह दूसरी तरफ एक भील सरदार था, एक भील सरदार। इस प्रकार से मेवाड़ राज चिन्ह में क्या मिलती है, इनका भागीदारी मिलती है। ठीक है, इस प्रकार से मेवाड़ राज चिन्ह में एक राजपूत शासक है और एक भील सरदार है। यहां से क्वेश्चन आता है कि मेवाड़ राज चिन्ह में भील की स्थिति क्या है। तो एक तो भील मिलेगा दूसरी तरफ और एक तरफ मिलेगा राजपूत शासक। आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। जो भील जनजाति है, भील जनजाति का जो घर है वो क्या कहलाता है, तो इनका जो घर कहलाता है वो कहलाता है कू, कू या फिर क्या कहलाएगा, टापरा। तो इनका घर कू या टापरा कहलाता है। और घरों का जो छोटा समूह होता है, छोटे घरों के छोटे समूह मिलकर के एक समूह बनाते हैं, उनको बोलते हैं फला। तो घरों का छोटा समूह है, घरों का छोटा समूह है, वो कहलाता है फला। और जो बड़ा गांव होता है, भीलों का जो बड़ा गांव, बड़ा गांव क्या कहलाएगा, तो वह कहलाएगा पाल। तो भीलों का बड़ा गांव कहलाता है पाल। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि जो इनके गांव का मुखिया होता है, भीलों के गांव का मुखिया, वो कहलाता है पालवी। तो गांव का मुखिया वो कहलाता है क्या, पालवी। ठीक है, जब हमारे पास आता है कि गांव के समूह का मुखिया की बात करें, ये तो क्या है, गांव का मुखिया, पाल भी तो है गांव का मुखिया। अगर बात आती है क्या, गांव के समूह का मुखिया, मतलब गांव आपस में मिलकर के किसका निर्माण करते हैं, एक समूह का निर्माण करते हैं, उनका मुखिया कहलाता है गमेती। तो गांव के समूह का मुखिया वो कहलाता है गमेती। आगे हमारे पास आता है कि भीलों की लोक देवी क्या है। तो नेक्स्ट है भीलों की लोक देवी। तो भीलों की जो लोक देवी है वो है बराड़ी। कौन है, बराड़ी, ये है बराड़ी। इस बराड़ी देवी को विवाह के अवसर पर इसका चित्रण किया जाता है, इस बराड़ी देवी का। तो इसका किया जाता है विवाह के अवसर पर चित्रण किया जाता है इसका। ठीक है, और इनके जो कुल देवता हैं, भीलों के कुल देवता वो है कौन, टोटम जी। तो वो है टोटम जी। ठीक है, अब चलते हैं आगे की तरफ। आगे हमारे पास आता है कि जो भीलों का एक रणघोष होता है, इनका रणघोष होता है, रणघोष वो क्या होता है, फायरे फायरे। तो इनके रणघोष को कहते हैं फायरे फायरे। क्वेश्चन आएगा कि भीलों का रणघोष होता है, तो होता है फायरे फायरे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है कि जो भील होते हैं ये पहाड़ी जंगल को काट करके खेती करते हैं, उसको कहते हैं चीमाता। तो चीमाता क्या है, चीमाता, तो चीमाता होता है पहाड़ी जंगलों को काट कर खेती करना, पहाड़ी जंगल को काट कर खेती करना, ये क्या होता है, चीमाता। एक आएगा हमारे पास क्या, दजिया। तो दूसरा आता है दजिया। ये क्या होता है दजिया,
तो दजिया होता है, ये मैदानी भाग को जला करके खेती की जाती है, तो ये होती है मैदानी भाग को जलाकर खेती करना, वो क्या होता है, आपका दजिया होता है। तो जो दजिया हुआ है और चिमाता हुआ है, ये क्या है, भीलों की खेती करने के तरीके हैं। ये क्वेश्चन आता है। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है कि जो भील होते हैं, ये अपने शरीर पर क्या करते हैं, चित्रण कराते हैं, जैसे टैटू करना होता है ना, ये कराते हैं। इसको क्या बोलते हैं, गोदना। तो हमारे पास आ गया है गोदना। गोदना क्या है, कि शरीर पर चित्र बनाना, शरीर पर चित्र बनाना, शरीर में चित्र बनाना, इसको भील भाषा में बोलते हैं गोदना। ठीक है, आगे चलिए। आगे हमारे पास आता है कि जो भील पुरुष होता है, वो अपनी कमर पर क्या बांधता है, एक कपड़ा बांधता है, उसको बोलते हैं खोइतू। तो खोइतू क्या है, खोइतू, तो ये होता है कमर में बांधा जाने वाला कपड़ा, कमर पर बांधा जाने वाला कपड़ा। और ये कौन पहनता है, आपका पुरुष। तो पुरुष जो कमर पर जो कपड़ा पहनेगा, उसको बोलेंगे क्या, खोएतू बोलेंगे। और जो आपका पुरुष जो है, भील पुरुष है, वो अपनी कमर पर एक धोती पहनता है, उसको बोलते हैं डेपाड़ा। तो हमारे पास नेक्स्ट आता है डेपाड़ा। डेपाड़ा, तो ये क्या होता है, ये होती है तंग धोती। तंग धोती, भीलों की तंग धोती को बोलते हैं डेपाड़ा। और ये कौन पहनता है, तो ये पहनता है पुरुष, भील पुरुष पहनता है। नेक्स्ट बात कर लेता हूं क्या, कि जो भील स्त्रियां होती हैं, ये एक घुटने तक एक घाघरा पहनी रहती हैं, इसको बोलते हैं क्या, कच्छाबू। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है कच्छाबू। तो कच्छाबू क्या होता है, भील स्त्रियां घुटने तक का घाघरा पहनती है, उसको बोलते हैं कच्छाबू। तो भील स्त्रियां, भील स्त्रियों का घुटने तक का घाघरा, वो क्या कहलाता है, कच्छाबू कहलाता है। ठीक है, ये पहनती आपकी महिलाएं पहनती हैं कच्छाबू। अब जो भी भील स्त्रियां हैं, ये ओढ़नी पहनती हैं कई तरह की। तो इनकी ओढ़नी के प्रकार आते हैं। ओढ़नी, ये कौन कौन सी ओढ़नी पहनती है, तो ये पहनती है तारा भात की ओढ़नी, केरी भात की ओढ़नी और जवार भात की ओढ़नी। तो पहला आता है तारा भात ओढ़नी, दूसरा आता है केरी भात, अगला है जवार भात की ओढ़नी, जवार भात की ओढ़नी। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं भील जनजाति के बारे में ही, कि जो भील जनजाति है, इसका जो पवित्र वर्ष है, पवित्र वृक्ष, वो होता है महुआ। तो इनका जो महुआ है, महुआ, वो क्या है, पवित्र वृक्ष। ये महुआ को अपना पवित्र वृक्ष मानते हैं, कौन, भील जनजाति के लोग महुआ को अपनी पवित्र वृक्ष मानते हैं। तो ये हो गई हमारे पास क्या, भील जनजाति के बारे में। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ग्रासिया जनजाति के बारे में। तो नेक्स्ट आता है ग्रासिया जनजाति। ग्रासिया जनजाति, जो ग्रासिया जनजाति है, पहले तो हम बात कर लेते हैं कि जो ग्रासिया जनजाति है, ये क्या है, राज्य की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। तो ये है राज्य की तीसरी
सबसे बड़ी जनजाति है। पहली पर थी कौन? मीणा। दूसरी पर आई थी कौन? भील जनजाति। और तीसरी पर आ गई है ग्रासिया जनजाति। ठीक है। अगला हम बात कर लेते हैं कि जो ग्रासिया जनजाति है, इसकी जो उत्पत्ति मानी जाती है, वो मानी जाती है किससे? गवास से। किसे मानी जाती है? गवास से। और ये किसके अनुसार थी? कर्नल टोड के अनुसार। तो इसकी जो उत्पत्ति थी, वो टोड ने क्या बताई थी? तो टोड के अनुसार, टोड के अनुसार कहां पर थी? गवास से। और गवास का मतलब क्या होता है? सर्वेंट। ठीक है। ये हमारे पास आता है कि जो गरासिया जनजाति है, ये मूलतः कहां पर निवास करती थी? तो गरासिया जनजाति मूलतः बाक्कर क्षेत्र अर्थात आबू क्षेत्र में निवास करती थी। तो इनका मूल प्रदेश वो होता था क्या? बाखर क्षेत्र। बाखर क्षेत्र। और ये बाखर क्षेत्र कहां पर है? आबू रोड। आबू रोड। ठीक है। आगे हमारे पास आता है भील जनजाति, आपका सॉरी ग्रासिया जनजाति के बारे में, कि जो ग्रासिया जनजाति है, इसके दो वर्ग आते हैं। तो आते हैं इसके दो वर्ग। पहली तो कौन सी थी? पहली तो है आपका भील ग्रासिया। भील ग्रासिया। और दूसरी हमारे पास थी क्या? गमेती ग्रासिया। तो इसकी दो क्लास आ गई हैं, भील ग्रासिया और गमेती ग्रासिया। ठीक है। तो आपको ये पूछी जा सकती है कि जो ग्रासिया जनजाति है, इसके कितनी क्लास होती है, कितने वर्ग होते हैं? तो इनके दो वर्ग होते हैं। भील आपकी ग्रासिया जनजाति है, ये सर्वाधिक कहां पर पाई जाती है? तो ये जो सर्वाधिक पाई जाती है, ये सिरोही क्षेत्र में पाई जाती है। सर्वाधिक पाई जाती है सिरोही में। ठीक है। क्योंकि आबू जो आबू रोड पड़ती है, वो कहां पर पड़ती है? सिरोही में पड़ती है। आगे हमारे पास आता है कि जो ग्रासिया जनजाति है, इनकी पवित्र झील वो कहलाती है नक्की झील। तो इनकी जो पवित्र झील है, पवित्र झील, वो क्या है? नक्की झील। नक्की झील। तो ग्रासिया जनजाति की पवित्र झील हो गई है नक्की झील। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि जो ग्रासिया जनजाति है, ग्रासिया जनजाति में पंचायत का जो मुखिया कहलाता है, वो कहलाता है सहलोत। तो जो पंचायत का मुखिया, वो क्या कहलाता है? सहलोत कहलाता है। तो पंचायत का मुखिया, ग्रासिया जनजाति के पंचायत का मुखिया सहलोत कहलाता है। और जब भी कोई व्यक्ति मरता है, तो उसकी मृत्यु भोज पर जो कार्यक्रम किया जाता है, उसको कहते हैं मेक या कांदिया। तो इनका जो मृत्यु भोज है, वो क्या कहलाता है? मृत्यु भोज। वो कहलाता है इनका क्या? मेक। या फिर क्या कहलाएगा? कांदिया। ठीक है। जो ग्रास्य जनजाति है, ग्रास्य जनजाति में व्यक्ति की मृत्यु पर जो स्मारक बना जाता है, बनाया जाता है, उसको बोलते हैं हुर्रे। तो व्यक्ति की मृत्यु पर बने स्मारक, बने स्मारक, वो क्या कहलाते हैं? हुर्रे कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? हुर्रे कहलाते हैं। और इनकी सहकारी संस्था है, वो कहलाती है क्या? हेलरू। और इनकी सहकारी संस्था वो कहलाती है हेलरू कहलाती है। ठीक है। आगे बात कर लेते हैं कि जो आपकी ग्रासिया जनजाति है, जो ग्रासिया जनजाति है, ये सामूहिक कृषि करती है। इस सामूहिक कृषि को बोलते हैं हारी बावरी। तो इनकी जो सामूहिक कृषि है, सामूहिक कृषि,
वो कहलाती है आपकी हारी बावरी। हारी बावरी। और एक इसमें एक दापा प्रथा होती है। क्या होती है? दापा प्रथा। ये दापा प्रथा क्या होती है? जब भी कोई व्यक्ति किसी महिला से विवाह करता है तो वो महिला के परिवार को एक धनराशि देता है, उसको बोलते हैं क्या? ढापा। तो ये क्या होता है? वधु मूल्य होता है। वधु मूल्य। ठीक है, ध्यान में रखना दापा क्या होता है। ग्रास्य जनजाति है, ग्रास्य जनजाति का सबसे बड़ा जो मेला होता है वो होता है क्या? सियावा का गोर मेला। और ये कहां पर पड़ता है? सिरोही में। तो इनका सबसे बड़ा मेला, सबसे बड़ा मेला किनका? ग्रास्य जनजाति का। वो क्या है? सियावा का गोर मेला। सियावा का गोर मेला। और ये कहां पर पड़ता है? ये सियावा का गोर मेला ये पड़ता है सिरोही में। तो ये पड़ता है सिरोही में। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं कि जो ग्रास्य जनजाति है, ग्रास्य जनजाति में एक और मेला पड़ता है। वो कौन सा मेला है? भाकर बावजी का मेला। भाखर बावजी का मेला। ये जो बाखर बावजी का मेला है ना, ये ग्रास्य ग्रास्य जनजाति का आदि पुरुष कहलाता है। तो ये कहलाता है ग्रासिया का आदि पुरुष। वो क्या है? बाखर बावजी का मेला। तो इसमें दो मेले बढ़ते हैं। एक तो बढ़ता है सियावा का गोर मेला, ये पड़ता है आपका कहां पर? सिरोही में। और एक है बाखर बावजी का मेला, जिसको क्या कहते हैं? ग्रासिया का आदि पुरुष कहा जाता है। अब जो आपकी ग्रास्य जनजाति है, इसमें कुछ प्रचलित विवाह हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो इनमें जो प्रचलित विवाह हैं वो कई प्रकार के होते हैं। प्रचलित विवाह है तो एक तो होता है इसमें प्रेम विवाह है। सुना होगा आपने भी, प्रेम विवाह है जब किसी व्यक्ति को यानी पुरुष को किसी महिला से विवाह हो जाता है, तो अब जब वो दोनों शादी कर लेते हैं तो उनको बोलते हैं प्रेम विवाह है। ठीक है, इनमें प्रेम विवाह प्रचलित है। अगला हमारे पास है मोर बंधिया विवाह है। मोर बंधिया विवाह है। नेक्स्ट है, इसमें है मेलेबो विवाह है। ये आपको याद करने ही पड़ेंगे। मेलेबो विवाह है। जब हम आपको थ्योरी करा देंगे उसके बाद में प्रैक्टिस भी लेकर के आएंगे क्वेश्चन की। मेलेबो विवाह है। इसके बाद में है खेमणा विवाह है। खेमणा विवाह है। एक और है इसमें ताड़ना विवाह है। ताड़ना विवाह है। और लास्ट है पहरावना विवाह है। पहरावना विवाह है। ठीक है, तो ये होती है हमारे पास क्या? ग्रासिया जनजाति। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्या? ये होगी ग्रासिया जनजाति के बारे में। नेक्स्ट हमारे पास आती है सहरिया जनजाति। तो नेक्स्ट है सहरिया जनजाति। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है। जो सहरिया जनजाति है, सहरिया का फारसी भाषा शब्द के अनुसार जो अर्थ निकलता है वो निकलता है क्या? जंगल। ठीक है, तो सहरिया जनजाति का फारसी में शब्द है, फारसी भाषा में अर्थ वो क्या होता है? वो होता है शहर से बना। शहर से बना। अर्थात
शहर से बना का मतलब क्या होता है? इसका अर्थ होता है आपका जंगल। क्या होता है? जंगल। ठीक है। जो शहरिया जनजाति है, ये आती है आदि आदिम जनजाति समूह में, या ये प्राचीन जनजाति थी एक। तो ये आती है आदिम जनजाति समूह में। यहां से कई बार क्वेश्चन आया कि निम्न में से कौन सी आदिम जनजाति समूह में शामिल है? तो वो है सहरिया जनजाति। नेक्स्ट इसके बारे में है कि जो सहरिया जनजाति है, ये सर्वाधिक कहां पर पाई जाती है? तो ये पाई जाती है आपकी बारां में। बारां में भी कहां पर पाई जाती है? एक तो है आपका स्थान किशनगंज और एक है साहबाद। तो ये पाई जाती है सर्वाधिक कहां पर? बारां में। तो सर्वाधिक पाई जाती है बारां में। और बारां में भी कहां कहां पर है? एक तो है किशनगंज, एक है साहबाद। साहबाद। ठीक है। आगे हमारे पास आता है कि जो सहरिया जनजाति है, सहरिया जनजाति की कुल देवी क्या कहलाती है? तो इनकी जो कुल देवी है, वो है आपकी कोड़िया माता। क्या है? कोड़िया माता। तो इनकी जो कुल देवी है वो है कोड़िया माता है। और इनके प्रिय लोक देवता हैं, वो कौन है? तेजाजी महाराज। इनके प्रिय लोक देवता वो है आपके तेजाजी महाराज। कौन है? तेजाजी महाराज हैं। तो हमने बात कर लिया सहरिया जनजाति के बारे में कि इनकी कुल देवी है कोड़िया माता और प्रिय लोक देवता कौन है? तेजाजी महाराज। इनका कुंभ भरता है, एक मेला भरता है। क्या? मेला भरता है, सीताबाड़ी का मेला, उसको कुंभ बोलते हैं। तो सहरिया जनजाति का जो कुंभ है वो क्या है? सीताबाड़ी का मेला। तो सीताबाड़ी का मेला, ये सीताबाड़ी का जो मेला बढ़ता है ये बढ़ता है केलवाड़ा। और केलवाड़ा कहां पर पड़ता है? बारा में। तो ये पड़ता है बारा में। ठीक है। आगे हमारे पास आता है कि इनका आदि गुरु कौन है? किसका? सहरिया जनजाति का। तो इनका जो आदि गुरु है वो है आपके वाल्मीकि जी। कौन है? वाल्मीकि जी। तो आदि गुरु हैं सहरिया जनजाति के वाल्मीकि जी। नेक्स्ट बात करते हैं कि इनकी जो बस्ती है, सहरिया जनजाति की जो बस्ती है वो क्या कहलाती है? तो इनकी बस्ती कहलाती है सहराना। तो बस्ती हो गई है सहराना। और इनका जो गांव है, गांव का क्या नाम है? तो गांव का नाम है सहरोल। बस्ती कहलाती है सहराना और गांव कहलाता है सहरोल। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि इनका जो मुखिया होता है, सहरिया जनजाति का जो मुखिया होता है, जो मुखिया सहरिया जनजाति का मुखिया कहलाता है कोतवाल। क्या कहलाता है? कोतवाल। तो ये हो गया है कोतवाल। इनकी पंचायत होती है, सहरिया जनजाति की पंचायत होती है और पंचायत के 3 स्तर होते हैं। ठीक है। इनके बारे में बात कर लेते हैं, यहां से क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो इनकी पंचायत के कितने स्तर होते हैं? 3 स्तर। तो पंचायत के 3 स्तर, 3 स्तर होते हैं। पहली का नाम है पंचताई। क्या है? पंचताई। पहली पंचायत का नाम है पंचताई। दूसरी हो जाएगी एकादशिया। एकादशिया। और तीसरी हो जाएगी क्या? तीसरी हो जाएगी चौरासिया। चौरासिया। ठीक है। जो पंचताई है, ये 5 गांव शामिल होते हैं इसमें। 5 गांवों का जो समूह है वो क्या कहलाता है?
पंचताई। और एकादशिया, ये कितने गांव का समूह होता है? ये होता है 11 गांवों का समूह है। तो इसमें होते हैं 11 गांव शामिल होते हैं। और जो चौरासिया है, इसमें कितने गांव होते हैं? नाम से ही प्रतीत हो रहा है 84 गांव है इसमें। तो इसमें है 84 गांव। ठीक है, आगे देखिए। सहरिया जनजाति है, इनकी जो अंगरखी है वो कहलाती है सलूका। तो इनकी अंगरखी ये कहलाती है सलूका। क्या कहलाती है? सलूका। और इनका साफा जो कहलाता है वो कहलाता है खपटा। साफा वो कहलाता है खपटा। क्या कहलाता है? खपटा कहलाता है। और ये एक धोती बांधते हैं, धोती बांधते हैं, धोती को बोलते हैं पंखा। तो इनकी धोती कहलाती है पंखा। ठीक है, यहां तक हो गया है। आगे हमारे पास आता है कि जो सहरिया जनजाति है, सहरिया जनजाति है, इसमें एक छतरीनुमा गोल चौकोर झोपड़ी बनी होती है। इसको बोलते हैं हताई बंगला। तो हताई बंगला क्या है? हताई बंगला, तो ये होता है क्या? छतरीनुमा एक झोपड़ी होती है, छतरीनुमा गोल चौकोर क्या होती है? झोपड़ी होती है ये। इसको बोलते हैं क्या? हताई बंगला। तो ये हो गई है झोपड़ी एक। जो आपकी सहरिया जनजाति की जो महिलाएं हैं, वो अपने शरीर पर क्या करती हैं? चित्र बनाने का शौक रखती हैं। ठीक है, और पुरुष नहीं रखते हैं ये गोदने का शौक। तो महिलाएं गोदना, तो चित्र बनाना होता है उसको बोलते हैं गोदना गुदवाना। गोदना गुदवाने का शौक रखती हैं, परंतु पुरुष नहीं। पुरुष शौक नहीं रखता है। जो सहरिया जनजाति है, सहरिया जनजाति में दहेज प्रथा का प्रचलन नहीं है। तो अगला हमारे पास है कि इनमें दहेज प्रथा का प्रचलन नहीं है। इनमें सहरिया जनजाति में। तो ये होती है आपकी सहरिया जनजाति के बारे में। सहरिया जनजाति में आपको इतना ही याद करना है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं डामोर जनजाति। तो अगली आती है हमारे पास डामोर जनजाति। डामोर जनजाति, जो डामोर जनजाति है, डामोर जनजाति मूल रूप से गुजरात की जनजाति है। तो मैं लिखता हूं मूल रूप से कहाँ की जनजाति है? गुजरात की जनजाति। जो डामोर जनजाति है ये सर्वाधिक पाई जाती है डूंगरपुर में। सर्वाधिक ये पाई जाती है डूंगरपुर में। ठीक है, डूंगरपुर में एक पंचायत है, सिमलवाड़ा पंचायत, वहां पर सर्वाधिक पाई जाती है ये। तो ये है सिमलवाड़ा पंचायत में। जो डामोर जनजाति है, डामोर जनजाति की गांव की छोटी इकाई जो है वो कहलाती है फला। तो इनकी गांव की छोटी इकाई, गांव की छोटी इकाई वो क्या कहलाती है? फला कहलाती है। तो ये कहलाती है फला। और जो गांव का जो मुखिया है वो कहलाता है मुखी। तो मुखिया जो है, मुखिया वो क्या कहलाता है? मुखी कहलाता है।
क्या कहलाता है? मुखी कहलाता है। नेक्स्ट आता है डामोर जनजाति के बारे में, कि डामोर जनजाति में दो मेले प्रचलित हैं। एक तो होता है ग्यारस रेवाड़ी का मेला, एक होता है छेला बावजी का मेला। ठीक है, ये दो इनमें मेले हैं। तो इनमें मेला कौन कौन सा प्रचलित है? तो एक तो है ग्यारस रेवाड़ी का मेला। ग्यारस रेवाड़ी मेला। जो ग्यारस रेवाड़ी मेला है, ये बढ़ता है डूंगरपुर में। कहाँ पर बढ़ता है? डूंगरपुर में। और जो छेला बावजी का मेला है, छेला बावजी मेला, ये कहाँ पर बढ़ता है? ये बढ़ता है गुजरात में। और गुजरात में एक जगह है पंचमहल, वहां पर बढ़ता है पंचमहल। और ये कहाँ पर पड़ता है? गुजरात में। इसके अलावा जो डामोर जनजाति है, डामोर जनजाति में जो पुरुष होते हैं, ये क्या करते हैं? महिलाओं की तरह ही गहना पहनते हैं। जैसे महिलाएं गहना पहनती हैं, वैसे ही क्या पहनते हैं? पुरुष गहना पहनते हैं। तो पुरुष महिलाओं की तरह, पुरुष महिलाओं की तरह गहना पहनते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास क्या? डामोर जनजाति की। डामोर जनजाति में आपको इतना ही याद करना है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कथोड़ी जनजाति के बारे में। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है कथोड़ी जनजाति। कथोड़ी जनजाति। चलिए, कथोड़ी जो जनजाति है, ये मूलतः कहाँ की जनजाति है? महाराष्ट्र की जनजाति है। तो ये मूल रूप से कहाँ की जनजाति है? महाराष्ट्र की। तो ये है महाराष्ट्र की। और ये जो राजस्थान में पाई जाती है सर्वाधिक है, ये कहाँ पर पाई जाती है? उदयपुर में पाई जाती है। तो सर्वाधिक राजस्थान में कहाँ पर पाई जाती है? उदयपुर में। तो ये पाई जाती है उदयपुर। उदयपुर को क्या कहते हैं? झीलों की नगरी। क्या कहते हैं? झीलों की नगरी। उदयपुर में भी स्थान होते हैं, वहां पर पाई जाती है। एक तो होता है जाडोल, एक होता है कोटड़ा, और एक होता है सराड़ा। तो एक तो गया है जाडोल, एक हो गया है कोटड़ा, और एक हो गया है सराड़ा। क्या हो गया है? सराड़ा। यहां पर पाई जाती है। जो थोड़ी जनजाति है, ये कत्था निकालती है। और कत्था किस वृक्ष से निकालती है? खेर वृक्ष से। तो ये निकालती है खेर वृक्ष से। क्या करती है? कत्था एकत्रित करती है, कत्था को इकट्ठा करती है ये। और इनका जो मुखिया कहलाता है, कथोड़ी जनजाति का मुखिया, ये क्या कहलाता है? नायक कहलाता है। और डामोर जनजाति का क्या कहला रहा था? मुखी कहला रहा था। तो इनका जो मुखिया है, इनका जो मुखिया है वो क्या कहलाता है? नायक। नायक का आपने मूवी भी देखी होगी, बहुत ही अच्छी है, उसे प्रेरणा मिलती है अच्छी। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि जो कथोड़ी जनजाति है, इसमें एक फड़का क्या होती है? प्रथा होती है। और वो क्या होती है? जो स्त्रियां होती हैं, ये मराठी अंदाज में साड़ी बांधती है, उसको बोलते हैं फड़का। ठीक है, तो ये फड़का क्या है? फड़का होता है स्त्रियों द्वारा मराठी अंदाज में पहनने वाली साड़ी। स्त्रियों द्वारा मराठी अंदाज में पहनने वाली साड़ी, वो क्या कहलाती है? फड़का है। ये एक तरह की प्रथा ही मानिए आप, है ना? एक तरीका है साड़ी बांधने का, और वो क्या है? फड़का। आपका कथोड़ी जो जनजाति है, ये कभी भी दूध का प्रयोग नहीं करती है।
तो ये क्या नहीं करती है, दूध का प्रयोग क्या नहीं करती है। ठीक है। जो आपकी कथोड़ी जनजाति है, इसमें दो नृत्य शामिल हैं। एक तो होता है मावलिया, एक होता है होली नृत्य। तो इनके जो नृत्य हैं, नृत्य वो क्या क्या है, एक तो होता है मावलिया नृत्य और एक होता है क्या, होली नृत्य। होली नृत्य, ये इनमें क्या है, शामिल होते हैं। तो थोड़ी जो जनजाति है, ये मूलतः महाराष्ट्र की है। सर्वाधिक जो पाई जाती है राजस्थान में, उदयपुर में पाई जाती है, और उदयपुर में झाड़ोल, कोटड़ा और सरड़ा में पाई जाती है। और ये कथोड़ी जनजाति है, ये खेर वर्ग से क्या निकालती है, कत्था निकालती है। और इनका जो मुख्य कहलाता है वो नायक कहलाता है। जो स्त्रियां होती हैं, मराठी अंदाज में जो साड़ी पहनती हैं, उनको बोलते हैं फड़का। ये एक दूध का प्रयोग नहीं करते हैं। इन प्रसिद्ध जो नृत्य होते हैं वो होते हैं मावलिया नृत्य और होली नृत्य। तो यहां तक आज की क्लास में यहां तक करते हैं, नेक्स्ट क्लास में आगे स्टार्ट करेंगे। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को जरूर से लाइक करना है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, और साथ साथ नोट्स बनाते रहना है। मजा आएगा बिल्कुल, एक सेटअप खड़ा हो जाएगा।